नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर। मैं हूं प्रीति सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है। आतंकियों का गढ़ बन चुके पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाए गए इस अभियान के बारे में सशस्त्र बलों ने प्रेस ब्रीफिंग भी की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर और कायरतापूर्ण हमला किया। मुंबई में 26/11 हमले के बाद ये सबसे गंभीर हमला था। हत्या के इस तरीके से परिवार के लोगों को जानबूझकर आघात दिया गया और उन्हें कहा गया कि इस बारे में संदेश पहुंचाया जाए। यह हमला जम्मू कश्मीर के विकास को रोकना था, पर्यटन को नुकसान पहुंचाना था और बीते साल 2.25 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए थे। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। और सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन पहलगाम के पीड़ितों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन एजेंसियों के सटीक इनपुट के आधार पर हुआ और इस बात का ध्यान रखा गया कि आम नागरिकों के जीवन को खतरा ना हो। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके
और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। पीओजेके के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय लेले, जो कि डीडीजी हैं, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय लेले, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, रिटायर्ड डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कटोच सर। पहले शुरुआत मैं डॉक्टर लेले से करना चाहूँगी। और डॉक्टर लेले, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आपसे बात हो रही है, कितना सफल ऑपरेशन मानते हैं? क्या इस तरह की संभावनाएं थी कि भारत की तरफ से पहलगाम हमले के बाद इतनी जल्दी एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया, और वो इतना सफल ऑपरेशन होगा? आपकी प्रतिक्रिया पहली। मेरे विचार से ये बहुत जरूरी था पहलगाम हमले के बाद कि पाकिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सबक सिखाने की जरूरत थी। तो ये तो सबको पता था कि भारत कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। लेकिन अगर आप ये पूरा ऑपरेशन देखें तो ये वन ऑफ अटैक नहीं था। 25 मिनट में हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया है। तो ये काफी बड़ी मात्रा में प्लानिंग हुआ था। हमारे पास इमेजेस भी दिख रहे हैं अभी टेलीविजन पे, जैसा आपने दिखाया कि आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर्स ने जो ब्रीफिंग दिया उसमें वो इमेजेस भी दिखाए गए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने खाली कहा है कि हमने वहां जाके हमला किया, हमारे पास उसके प्रूफ्स हैं। हमने पोस्ट अटैक का जो असेसमेंट होता है वो भी दिखा दिया है। तो मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था और बहुत बड़ा कदम मैं कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाकिस्तान में इसकी गूंज उठेगी। उनको पता चलेगा दो चीजों का, एक तो भारत का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे करता है। अगर आप डिटेल्स देखेंगे, जैसे बताया गया था ब्रीफिंग में कि वहां पे 15 टेररिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, वहां पे जंगल स्नो सर्वाइवल का ट्रेनिंग हो रहा है। सो हमारे पास पूरे डिटेल्स थे कि कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का और कौन से कैंप में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। सो पूरा पहले इंटेलिजेंस का आलेख जोड़ा गया, उसके बाद ये प्रिसीजन अटैक था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से हमने एलओसी बिना क्रॉस किए हुए ही प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से ये अटैक किया है, ड्रोन्स भी यूज किए हैं। ठीक है, तो आपने जो प्रिसीजन अटैक की बात कही है और इंटेलिजेंस गैदरिंग को लेकर जो दो महत्वपूर्ण बातें आपने उठाई हैं डॉक्टर लेले, इनके बारे में आगे मैं आपसे समझूंगी। कटोच सर, इस ऑपरेशन को हम कैसे भारत के बाकी ऑपरेशन से अलग समझें? किस तरह से ये उनसे अलग है आपकी नजर में? प्रीति जी, मैं समझता हूं ये बिल्कुल अलग किस्म का ऑपरेशन था। एक तो उसकी स्केल किस प्रकार की थी।
ये जितने भी टारगेट थे ये कुछ पीओके में थे और कुछ पाकिस्तान पंजाब में थे। ये 9 टारगेट्स जो हैं, और इनकी दूरी 30 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से, या तकरीबन 100-150 किलोमीटर तक जो आईबी के बाहर थी ये। तो इसकी जो स्केल है, इसकी जो डेप्थ है, और इसके एक 25 मिनट के दौरान पे इस सबको कंप्रेस करके सफलतापूर्वक करना, ये कई चीजें दिखाता है। एक, जो जिस प्रकार से डॉक्टर लेले साहब ने बताया, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग बड़ी परफेक्ट थी, बिल्कुल। दूसरा, प्रिसिशन टारगेटिंग थी। लेकिन मैं प्रीति, मैं इससे एक कुछ आगे जाना चाहता हूं। ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और बहुत बड़े स्केल में हुआ, लेकिन ये ये टेररिस्ट जो है, ये सिर्फ वो टारगेट नहीं हुए हैं, ये पूरे पाकिस्तान की मनोबलता को टारगेट किया है। ये अभी उनको दिखा दिया गया है कि भारत क्या कर सकता है। तो एक तरफ से भारत की पॉलिटिकल विल जो थी वो सामने आ गई, भारत की नेशनल विल वो सामने आ गई, और भारतीय आर्म फोर्सेस की प्रिसिशन मिलिट्री कैपेबिलिटी वो भी बिल्कुल सामने आ गई। इंटेलिजेंस गैदरिंग एफर्ट्स सामने आ गई। और एक तरफ जो समझने की जरूरत है, जिस प्रकार से ये नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये मैं समझता हूं ये बहुत ही सोच समझ के रखा गया था, क्योंकि ये साफ जाहिर करता है हमने बदला लेना था जो उन्होंने पहलगांव में किया। और दूसरा, जिस प्रकार से डिसेप्शन किया गया कि देखिए, सभी को बताया गया था कि 7 तारीख को ड्रिल्स होंगी, सिविल ड्रिल्स होंगी। तो इससे यही होता था कि अगर सिविल ड्रिल्स की प्रैक्टिस ड्रिल 7 तारीख को होंगी, तो जो भी भारत ने कार्रवाई करनी है वो 8, 9, 10, 11, 12 उस तारीख को ही होगा। लेकिन ये ऑपरेशन उससे पहले ही कर दिया। ये मैं समझता हूँ डिसेप्शन प्लानिंग में एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था। तो कुल मिला के देखें, पॉलिटिकल हैंडलिंग है इसकी, जो ब्यूरोक्रेसी भी साथ में मिली थी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस, भारत के सभी अंग एक साथ मिलके इस ऑपरेशन पर गए और सफलतापूर्वक हो गए। लेकिन एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, ये सिर्फ शुरुआत है, ये फेज 1 है ऑपरेशन का। ये आगे कैसे जाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन साथ में पॉलिटिकल एक्शन, इकोनॉमिक एक्शन, डिप्लोमेटिक एक्शन, ये सब चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा कि ये पूरा इनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये टूट जाए। और अभी आगे देखेंगे क्या होता है। प्रीति। बिल्कुल डॉक्टर लेले, जैसे प्रिसिशन अटैक की बात हो रही है और बहुत सारे पॉइंट्स जो अभी कटोच सर ने रखे कि पॉलिटिकल विल, नेशनल विल, और किस तरह से हमने हमारी जो मिलिट्री पावर है, साथ ही इंटेलिजेंस गैदरिंग है, प्रिसिशन अटैक की जो कैपेबिलिटी हमारे पास है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब एक ऑपरेशन सिंदूर ने अपने कहीं ना कहीं शुरुआती कदमों में ही दे दिया। इस चीज़ को अगर हम समझें कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो अलग अलग 9 आतंकी ठिकाने थे उन्हें टारगेट किया गया। इस चीज़ को अगर और गहराई में जाकर समझें, क्यों ये ही 9 टारगेट तय किए गए भारत की तरफ से? मेरे विचार से हमें इसका काफी दूर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यूनाइटेड नेशंस में 2024 को ही जिक्र किया था। तो इसका मतलब भारत के पास पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। और टारगेट सिलेक्शन आप अगर देखेंगे तो हमने 3 एंड्स पे किया है। राजस्थान से गया है, पंजाब से गया है, और नॉर्थ इंडिया से भी गया है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक ही टारगेट चुना था। हमें ये कहने की जरूरत थी पाकिस्तान को कि हमें आपके पूरे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया है, और हम पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप टारगेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रिसीजन से आप वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेरे विचार से ये पूरा उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर के वेस्ट में भी टारगेट्स थे, एलओसी के वेस्ट में भी टारगेट्स थे, 9 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर अंदर तक भी टारगेट्स थे, आप जहां से उसके ऊपर फायर कर सकते हैं। सो हमने हमारे जो पास जो वेपन्स थे, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हैमर करके बॉम्ब्स हैं, क्रूज मिसाइल्स है, स्कैल्प करके बॉम्ब्स है, ये सारे वेपन्स हमने यूज किए हैं। सो हमने पहले ये देखा होगा कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, टारगेट्स कौन से हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम पोस्ट अटैक असेसमेंट भी कर सकते हैं। सो यही हमने नहीं किया कि वहां जाके खाली मारा है टारगेट।
हमारे पास ये सुविधा थी कि हम वो टारगेट की फोटोग्राफी कर सके, अटैक होने के बाद क्या डैमेज हुआ है ये भी लोगों को दिखा सके। तो बिल्कुल। मेरे विचार से ये ऑपरेशन में बहुत भारी मात्रा में पारदर्शिता थी। जो पहले एक दो ऑपरेशन हुए थे तब काफी लोगों ने सवाल खड़े किए थे। मेरे विचार से इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी थी, हमको क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं। और एक पॉइंट मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, ये डिसेप्शन वाला पॉइंट है कि हमने बोला कि हम पूरी देश में अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान हमने ऑलरेडी अटैक कर भी दिया था। तो कहीं पे जो बोलते हैं कि पाकिस्तान कुड हैव बीन कॉट नैपिंग, ये बिल्कुल मेरे विचार से एक भारत ने प्री प्लान मूव किया था। बिल्कुल, और इसे ही कहते हैं पुख्ता रणनीति और सही रणनीति। कटोच सर, इस ऑपरेशन के बाद एक तरह से अब आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर भारत का किस तरह का मैसेज आप सोच रहे हैं? आपको लग रहा है दुनिया में तो गया ही है, खासतौर से पाकिस्तान को गया है, और जिस तरह की मैं कहूँ संभावनाएं थी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की इस ऑपरेशन के बाद भी, और वही हमने देखा भी आज प्रेस ब्रीफिंग के बाद। हाँ, देखिए, पाकिस्तान को तो काम है मिस इन्फॉर्मेशन, वो तो करता ही रहेगा। लेकिन जो हुआ है, जैसे कि डॉक्टर लेले साहब ने बताया, फोटोग्राफिक एविडेंस है इस बार, और ये फोटोग्राफिक एविडेंस पूरी दुनिया के सामने दिखा दी गई। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी है उन्होंने खुद ही मान लिया कि ये हमला हुआ है, और कैजुअलिटी तो वो छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मान गए हैं कि जो टारगेट्स भारत ने बताई है वो सही है और वो हिट हुई है। देखिए, बहुत मैसेजेस जाती हैं इसकी। एक मैं समझता हूँ जो साइकोलॉजिकल मैसेज है, अभी जो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, खास करके जो उनके कमांडर्स हैं, अभी उनके दिल में ये बात आ गई है कि हम कहीं भी हो, हम टारगेट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है बिल्कुल। जो टेररिस्ट को के ऊपर जाती है कि आप कहीं बच नहीं सकते हो। और हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया भी था, जब ये पहलगांव का हमला हुआ, कि हम उनको ढूंढ के निकालेंगे कहीं भी है। तो देखिए, वो तो साबित कर दिया कि ढूंढ के निकाल दिए। एक तो ये मैसेजिंग चली गई है। दूसरा, मुझे लगता है पाकिस्तान के पहले तो हम कहते थे चलो टेररिस्ट अटैक हुआ तो भारत एक अटैक करेगा। अभी मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेड हो गया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करता है तो भारत का पूरा हक है उसके ऊपर अटैक करने का। अभी तो हमने 9 हमले किए हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर कोई भी छोटा मोटा हमला भी हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो हम सीधा जवाब पाकिस्तान को देंगे। ये तो दूसरा हो गया है। तीसरा, मैं समझता हूं जो हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं उधर भी मैसेजिंग गई होगी, खास करके बांग्लादेश को। तो मोहम्मद यूनुस साहब जो ढाका में बैठे हैं, और उसके जो टेररिस्ट एडवाइजर्स उनके साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल से मैसेज वहां पर भी हुई कि अभी देखिए, तुम पाकिस्तान के साथ मिल रहे थे, पाकिस्तान की ये हालत हुई है, अगला नंबर तुम्हारा है। बिल्कुल। और आखिरी मुझे लगता है मैसेजिंग गई है यूरोपियन कैपिटल्स को, और ये मैसेजिंग ये है, और ये सब यूरोप के देश, जो वेस्टर्न यूरोप है, वो मेरे ख्याल से भारत के साथ बिल्कुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है कि भारत का पूरा हक है, अगर भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते हैं तो भारत का पूरा हक है उसका जवाब देने का। और इसमें हमको सपोर्ट मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, रूस ने तो पहले ही बता दिया है, रूस, जापान वगैरह इन देशों ने पहले बता दिया कि वो सपोर्ट करेंगे भारत को। तो ये इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिल रहा है भारत को टू काउंटर टेररिज्म, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत जरूरी कदम था, बहुत और इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। और आखिर में ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, ये सिर्फ फेज 1 है। ये मुझे लगता है आगे बढ़ेगा और भारत इसके ऊपर और भी सख्त एक्शन करने वाला है। बिल्कुल, और इसी कहीं ना कहीं इसी भरोसे के चलते और साथ के चलते और साफ नियति के चलते जो आतंक के खिलाफ हमला है, और भारत ने साफ तौर पे कहा है कि आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया है, ना सिविलियंस को किसी तरह को किया गया है, ना ही सेना के को निशाना बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये साफ नियति की वजह से भी दुनिया के तमाम देश इस आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ हैं। और ब्रीफिंग भी कहीं ना कहीं कटोत्सर हुई है, यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया को इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग भी हुई है। इसके बाद कुछ जानकारी से लेकर
बिल्कुल, हाँ, ये मुझे मालूम है, ये ब्रीफिंग हुई है, ये इससे पहले भी हुई है, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान भी। तो जैसे ऑपरेशन के दौरान में अमेरिका को ब्रीफिंग कर दिया गया है, कुछ और जो जरूरी मुल्क थे उनको कर दिया गया है, और अभी हमारे डिप्लोमेट्स की तरफ से वो जो बाकी देशों को जो हम जरूरी समझते हैं उनको ब्रीफिंग देना है, उन सबको ऑन बोर्ड ले लिया गया है। ये मैं आपको बता देता हूं कि जो भी मेजर कैपिटल्स हैं वर्ल्ड के, वो सब अ, भारत से प्रसन्न है कि टेररिस्ट के ऊपर ये एक्शन हुआ है, और किस प्रकार से हमने कंट्रोल्ड एक्शन किया है, जहां के हमने सिविलियंस कोई भी सिविलियन टारगेट नहीं ली, कोई भी इस प्रकार का इंडस्ट्रियल टारगेट या कोई डैम्स है या फैक्ट्रीज है वहां पर हमला नहीं किया, और ना तो हमने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमला किया। अभी पाकिस्तान के ऊपर है, अगर वो हमारे फौज के ऊपर टारगेट करते हैं तो अभी जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा, और एस्केलेशन मैट्रिक्स की जिम्मेवारी जो है वो अभी पाकिस्तान के सिर पर है। ठीक ये है। मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट मैसेजेस सभी जगह पर चले गए हैं। ठीक है डॉक्टर लेले, जैसा आप लोग भी कह रहे हैं कि ये अभी फेज 1 है, ऑपरेशन सिंदूर का ये जो पड़ाव हमने देखा, इसे लॉन्च होते देखा, ये फेज 1 है, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। और कहीं ना कहीं साथ ही साथ जिस तरह से दुनिया के तमाम और देशों को साथ लाने की कवायद भी है, और भी कई तरीकों से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश है, जो भी लोग आतंक को पनाह दे रहे हैं उन पर चोट करने की, प्रहार करने की कोशिश है, इसमें आप किस तरह से गोलबंदी होते देख रहे हैं, भारत की आवाज और मुखर होती देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहलगाम का अटैक पाकिस्तान ने अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारी है, वो एक तरह से कहेंगे इसी तरह का कदम साबित हुआ है? बिल्कुल, अगर हम भारत का मैसेजिंग देखेंगे तो कई सालों से भारत ये आर्ग्यू कर रहा है कि कोई गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। सो भारत का ये पूरा, अगर हम देखेंगे, पूरा अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो कई सालों से भारत ये बोल रहा है। आज भी जैसा अभी आपने कहा कि काफी इंटरनेशनल एजेंसीज को एंगेज किया था, काफी कंट्रीज के चीफ्स को बताया गया था। मेरे विचार से यूएस के एनएसए के साथ हमारे एनएसए की बात भी हो चुकी है। सो काफी मैसेजिंग है। सबसे महत्वपूर्ण और एक मैसेजिंग है कि पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा था। सो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जस्ट बिकॉज हम दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं, और पाकिस्तान बोल रहा था हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सो भारत वो थ्रेट के से भयभीत नहीं हुआ। भारत को पक्का पता था कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए नहीं है, वो डिटरेंस के लिए है। और भारत ने बिल्कुल फिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान उनको क्या धमकी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर हम उनका सेना का मनोबल देखेंगे, उनकी पूरी तैयारी देखेंगे, तो कन्वेंशनल अटैक के लिए तो पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया से बहुत पीछे है। सो उस समय पाकिस्तान के हाथ में एक ही चीज रहती है कि हम न्यूक्लियर का हल्ला मचाना शुरू कर दे। लेकिन ग्लोबली भी ये लोगों ने देखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जिसकी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसीज है। इंडिया बहुत एक सुलझा हुआ देश है, इंडिया बहुत समझदार देश है। इंडिया को अपने ऊपर क्या जिम्मेदारियां है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में वो पता चलता है, और वैसा ही मैसेजिंग दिया जाता है। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, डायरेक्ट में ये नहीं कहूंगा मैसेजिंग था, लेकिन जब सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, पूरी चीजें चल रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। वहां पे उन्होंने भारत ने कितनी प्रगति की है स्पेस के क्षेत्र में, इसके बारे में बताया। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत ऐसे हमले तो देख ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत का पूरा सिस्टम पूरे पाकिस्तान की तरफ ही देख रहा है। हमारा एक आर्म फोर्सेस है जो बिल्कुल प्रगतिशील है, प्रगत आर्म फोर्सेस है, केपेबल आर्म फोर्सेस है, वो ये इश्यूज देख लेगा। बाकी देश अपना काम कर रहा है। और मेरे विचार से जब प्रधानमंत्री ने स्पेस कॉन्फ्रेंस में बात किया, जब पूरी दुनिया देख रही थी, तो डेफिनेटली उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि भारत एक देश है जो शांतता चाहता है। उन्होंने स्पेस के बारे में यही कहा कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी प्रगति के लिए है। सो भारत ऐसा देश नहीं है कि जो युद्ध चाहता है, लेकिन अगर कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश करे, कोई हमारे ऊपर टेररिज्म का अटैक करे, तो डेफिनेटली भारत रिटेलिएट करेगा। तो भारत कभी अपने हिसाब से युद्ध शुरू करना नहीं चाहता है, लेकिन भारत को अपनी सुरक्षितता को रखना है। तो डेफिनेटली टेररिस्ट के बारे में उन्होंने एक कदम लिया है। सो भारत अभी भी, प्राइम मिनिस्टर ने ये इनडायरेक्टली उद्धृत किया है, ये एक शांतिप्रिय देश है। हम ये नहीं चाहते कि किसी को कुछ हानि पहुंचे, लेकिन अगर हमें कोई हानि पहुंचाएगा तो डेफिनेटली ये होगा। और जैसा डिस्कशन में उभर करके आया, शायद ये फेज 1 हो सकता है,
फेज 2 इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, यूएनएससी इसकी बात करना भी कटोच सर ज़रूरी होगा, क्योंकि बार बार पाकिस्तान अपने बचाव के लिए वहाँ अलग तरह से बात रखता है, उससे सरपरस्ती भी कुछ गिने चुने मुल्कों की मिलती है, हम जानते हैं। लेकिन यूएनएससी में इस बार आपको क्या लग रहा है, भारत का पक्ष, क्योंकि जो तमाम आतंकी हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाना एक सबसे बड़ी मांग भारत की तरफ से होगी, तो कितना बड़ा दावा और इस बार कितना पुरजोर समर्थन मिलने की उम्मीद? देखिए, जहां तक यूएनएससी की बात है, पाकिस्तान कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले वो गया था यूएनएससी में, और ये कहना कि भाई भारत इसको मैटर एस्केलेट कर रहा है, और वहां पर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स, उन सब में मेरे ख्याल से 10 मेंबर उस समय पर हाजिर थे। उन्होंने किसी ने भी पाकिस्तान की बात नहीं मानी। अब जाके जहां तक यूएनएससी की बात है, मुझे नहीं लगता है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस जो है, उसमें वो ताकत है टेररिज्म को रोकने की। टेररिज्म को रोकना, मुझे लगता है कुछ ही देश हैं जो इसके ऊपर जो लड़ाई कर सकते हैं, जिसमें से भारत एक है। लेकिन जहां तक यूएन की बात है, अगर वो इसको जो पाकिस्तान को के एक्शन को कंडेम भी कर दे, तो मैं समझता हूँ वही बहुत होगा। इससे अलावा मैं नहीं समझता कि यूएनएससी कोई कदम टेररिज्म को रोकने में लगा सकती है। वैसे भी मुझे लगता है दिन ब दिन यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस की जो है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, और उसकी सुनवाई जो है बाकी देशों में कोई खास हो नहीं रही है। तो ये एक तरफ का ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है इसकी भी रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, और भारत जैसे देशों को इसके अंदर जब तक यूएनएससी में नहीं आएंगे, तब तक ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसकी इफेक्टिवनेस आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इस पर आपका क्या टेक है डॉक्टर लेले? आई थिंक बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने, क्योंकि यूएनएससी का क्या है कि पाकिस्तान यूएनएससी के पास बहुत दिनों से जा रहा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, ग्लोबल की कोई बात सुन नहीं रहा है। अगर वो अमेरिका के पास जाए, किसी और कंट्री के पास जाए, तो वो कंट्रीज बोलेंगी कि आप पहले ये टेररिज्म का जो मामला है उसको खत्म कर दीजिए। तो पाकिस्तान एक वीक विकेट पे है। सो अंडर वीक विकेट, जैसे कोई रोता हुआ बच्चा जा रहा है, वैसे वो यूएनएससी में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। यूएनएससी का अपना एक ढांचा है, उनका अपना एक एजेंडा है। दे आर नॉट प्रमोटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑफेंसिव एक्शन। सो डेफिनेटली यूएनएससी बोलेगा कि दोनों देशों को समझने की जरूरत है, शांतता बरकरार रखने की जरूरत है। वो एक पैटर्न है, वो वैसे बोलते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भारत जबरदस्ती पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत ने रिएक्शन दिया है, ये सबको पता है। तो यूएनएससी यही बोलेगा कि आपको शांतता रखने की जरूरत है, और भारत भी यही चाहता है कि शांतता रखे। लेकिन कोई हमारे ऊपर अगर टेररिस्ट के हमले करे और इनोसेंट सिविलियंस को मारने की कोशिश करे, तो भारत के पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। सो मेरे विचार से यूएनएससी का एक अपना ढांचा है, वो ग्लोबल पीस चाहते हैं, और वो ठीक है, अपनी तरह से वो चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि भारत ये एक्शन क्यों ले रहा है। तो यूएनएससी से भारत के ऊपर कुछ उंगली नहीं आएगी। पाकिस्तान को ही वो बता दे सकते हैं कि आपको सुधरने की जरूरत है। बिल्कुल, यूएनएससी नहीं तो बाकी जितने भी मंच हैं, आतंकवाद की जहां तक बात है, भारत आतंकवाद के मसले को दबने नहीं देगा। किसी भी मंच पे पुरजोर तरीके से इस आवाज़ को उठाएगा, और जाहिर तौर पर जब तक तमाम आतंकियों को नेस्तनाबूद नहीं किया जाता, तब तक भारत भी चैन की सांस नहीं लेगा, और जो भी गलत निगाह भारत की तरफ से उठाएगा, उसका क्या हश्र होगा, वो ऑपरेशन सिंदूर के, जिसे आप फेज 1 भी कह रहे हैं, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं जवाब मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय लेले, मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।